हेलो एंड वेलकम। पिछली वीडियो में हमने बात किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसमें बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं और ये अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं वो इन्हीं 8 पार्ट्स में से किसी एक से संबंध रखते हैं। इसको बताने के लिए मैंने थोड़ा जनरलाइज तरीका ढूंढा है कि इसको हम ये ना मान के कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर और बुकिश तरीका है, इसको ऐसे करें कि इसको कॉमन लाइफ से इसको कनेक्ट करें। तो जैसे कि इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं और वो लाखों करोड़ों लोग किसी ना किसी देश में रहते हैं, उसी तरीके से अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं वो किसी न किसी एक पार्ट से संबंध रखते हैं और इन पार्टों को हमने एक नाम दिया है कि जैसे लोग हमारे दुनिया के किसी न किसी देश में रहते हैं, उसी तरीके से ये शब्दों के देश हैं। इन देशों के नाम नाउन देश, प्रोनाउन देश, इस तरीके से वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 देश हैं और अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द इन्हीं 8 में से किसी एक देश से संबंध रखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि आखिर इनको इतना जरूरी क्यों है समझना। देखिए, जब भी आप मैथमेटिक्स बनाते हैं तो एक एक सम को बनाने से पहले उसके कुछ फॉर्मूले आप समझते हैं। उन फॉर्मूलों को अप्लाई करने से आपका कोई सम कम समय में आराम से और सॉल्व हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि वो सॉल्व होता है। अगर उन फॉर्मूलों को इस्तेमाल न किया जाए तो आपको बार बार बड़े लंबे चौड़े प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि आप अगर इनको समझ रहे हैं तो आपका फर्दर स्टडीज़, जो अंग्रेजी सीखने की आपकी जर्नी है, वो जर्नी आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोरिंग तरीके से बिल्कुल ना सीखें, बिल्कुल बुकिश तरीके से ना सीखें। इनको ऐसे सीखें तो इनको हम देश से रिलेट करें तो हम इन देशों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लें तो हमारे लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि सेंटेंस में इस्तेमाल किया हुआ शब्द कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है और जनरल टर्म्स में बात करें तो कौन से देश का है। तो इस तरीके से उनका इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा और पहचानना ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिसका फ़ायदा हमें बोलने में और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब हम रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस बनाते हैं, जब हम कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन बनाते हैं, जब हम रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ये शब्द या जब फीलर के क्वेश्चंस बनाते हैं तो ये इनके लक्षण को जानना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, हमें हेल्प करता है ताकि हम रीडिंग सेक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएँ। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी किताबी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसे बस समझें कि नाउन, इस दुनिया में हर चीज़ नाउन है, चाहे वो फिजिकल आइटम हो, चाहे वर्चुअल आइटम हो, इमेजिनरी हो, कुछ भी हो। अगर इस दुनिया में कोई चीज़ है तो वो नाउन है। नाउन, जाहिर सी बात है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको किसी न किसी एक शब्द से उसको आइडेंटिफाई करोगे। आप कोई ना कोई नाम लोगे, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे डस्टर, बोर्ड, कलम, पेन, या सामने कैमरा। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही मैंने कहा कि कैमरा, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक पिक्चर आया, आप उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो सिंपल टर्म्स में कहेंगे कि नाउन, वैसे नाउन का लक्षण यह है कि ये एक आइडेंटिफाइंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड। आप इनका फॉर्मल डेफिनेशन से भी आप वही चीज़ें पढ़ोगे जो मैं सामान्य तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है?
देखो यहाँ पे क्या है, प्रो और नाउन है। प्रो मीन्स प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मीन्स नकली, आप ऐसे मान लो, और साथ ही नाउन है। ये नाउन नकली नाउन है, ये असली नाउन नहीं है, ये नकली नाउन है। ये ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले इस्तेमाल होता है। अब क्यों होता है उसकी डिस्कशन ज़्यादा ना करके अब सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ऐसा माना जाता है कि नाउन का इस्तेमाल बातचीत में या किसी पैराग्राफ में आप बार बार नहीं करेंगे। बार बार करने से शायद ऐसा मानना है अंग्रेजी के विद्वानों का कि इससे लैंग्वेज की खूबसूरती कम हो जाती है। तो लैंग्वेज की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम नाउन के रेपुटेशन को रोकते हैं, और उसके लिए जाहिर सी बात है कि जब नाउन का रिपीटेशन रुकेगा तो रिपीटेशन के जगह पे क्या आएगा, तो जिस भी शब्द को इस्तेमाल करेंगे नाउन के जगह पे वो शब्द हमारा प्रोनाउन होगा। इसको हम कह सकते हैं ये एक रिप्लेसिंग वर्ड है, रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है। ये किताबों में भी कुछ ऐसा ही डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारा है वर्ब। वर्ब क्या है भाई? ये इंग्लिश लैंग्वेज का दिल है। अगर ये नहीं तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी नहीं होगा। वर्ब हमारे पास दो तरह के हैं। सबसे पहले मैं बताऊं एक्शन वर्ब्स, यानी वैसे वर्ब्स जिससे कोई एक्शन होता हुआ दिखे, वैसे शब्द जिससे कोई एक्शन होता हुआ दिखे वो वर्ब है। वो वर्ब फैमिली का मेंबर है, यानी वर्ब देश का वो एक निवासी है। दूसरा टाइप होता है वर्ब का, वो है नॉन एक्शन वर्ब्स। नॉन एक्शन वर्ब्स में क्या होते हैं? वर्ब का तो मेन काम है एक्शन करना। अब ये नॉन एक्शन वर्ब्स क्या है? नॉन एक्शन वर्ब्स एक्चुअली हर वाक्य में आप काम ही काम नहीं करते। आप हर वक्त तो काम नहीं करते हो ना। उसी तरीके से हर वाक्य में, हर सेंटेंस में आप कोई काम नहीं करते हो। फिर क्या होता है? कुछ वाक्यों से आप किसी के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हो, या किसी के बारे में बात करते हो कि उसके पोजीशन में कोई चीज है। तो एग्जिस्टेंस, पोजीशन, इनकी बात करने के लिए, या किसी के नेचर के बारे में बात करते हो, तो इनकी बात करने के लिए आपको नॉन एक्शन वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही नॉन एक्शन वर्ब्स मेन एक्शन का हेल्पर है। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट डालूंगा कि जो एक्शन वर्ब्स हैं वो मालिक वर्ब्स हैं, वो मालिक का रोल निभाते हैं, और नॉन एक्शन वर्ब्स अगर उनके साथ आए हैं तो वो नौकर का काम क्या होता है? मालिक के काम में मदद करना, ना कि खुद ही बहुत कुछ डिसाइड करना। मालिक क्या करना चाहता है, तो अगर वो काम मालिक के लिए मुश्किल है, मालिक खुद से नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हेल्प करने का काम नौकर का है। अगला हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव को ओवरऑल हम एक क्वालिटी बताने वाला शब्द बोल सकते हैं। अब देखो, ये क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कोई अच्छा भी हो सकता है, तो किसी दूसरे सिचुएशन में वो बुरा भी हो सकता है। तो क्वालिटी को क्वालिटी माना जाए। अब पॉजिटिव भी है तो भी क्वालिटी है, और नेगेटिव भी है तो भी क्वालिटी है। हाँ, एडजेक्टिव वर्ड्स से हम क्वांटिटी भी बता सकते हैं। तो इससे हम दोनों ही चीज़ों को बता सकते हैं, या तो किसी की क्वालिटी या किसी की क्वांटिटी। तो जाहिर है कि किसी न किसी वस्तु की क्वालिटी या क्वांटिटी मुझे बताना होगा। तो ये क्वालिटी बताएगा तो किसका बताएगा? तो जाहिर है किसी न किसी वस्तु की मतलब वो नाउन होगा। हाँ, नाउन जैसे ही कहा तो अपने आप वो एक मीनिंग आ गया कि वो प्रोनाउन भी इसमें हो सकता है, क्योंकि हालांकि प्रोनाउन स्टैंड अलोन कुछ खास नहीं करता, वो किसी न किसी नाउन को ही फाइनली रेफर करता है कि ये क्वालिटी और क्वांटिटी किसकी होती है, तो नाउन की होती है। ये क्वालिटी बताने वाला, यानी अगर कोई वाक्य में कोई शब्द किसी की क्वालिटी बता रहा हो तो जाहिर है कि वो एडजेक्टिव
फैमिली का मेंबर होगा। नेक्स्ट, एडवर्ब। मैं इसको अपने तरीके से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखिए दो शब्द हैं, एड और वर्ब। एड को अगर हम ऐसे मान लें कि एड स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी या क्वांटिटी। क्वालिटी या क्वांटिटी किसका? एडजेक्टिव तो क्वालिटी क्वांटिटी बताता है नाउन का, पर एडवर्ब किसकी क्वालिटी बताएगा, क्वालिटी या क्वांटिटी बताएगा? तो ये बताएगा वर्ब का। देखो अब ये क्या चीज होता है, तो भाई सिंपल सी बात है कि जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु का क्वालिटी हो सकता है, वैसे ही किसी के एक्शन की भी क्वालिटी हो सकता है। कोई बहुत अच्छे से पढ़ाता है या कोई बहुत तेज दौड़ता है, तो वह व्यक्ति भी तेज हो सकता है। तो उसके जब व्यक्ति के लिए तेज शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो वो एडजेक्टिव में होगा। जब उसके एक्शन के लिए तेज शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो वो एडवर्ब होगा। जैसे देखो फास्ट, एक्सट्रीमली, ये ऐसे शब्द ये क्या बता रहे हैं? ये किसी ना किसी एक्शन की क्वालिटी बता रहे हैं। तो एक्शन की क्वालिटी बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहेंगे। लेकिन ग्रामेरियन सिर्फ इतने से नहीं माने, उन्होंने कहा कि भाई तुम थोड़ा और भी काम कर लो, वरना मुझे देशों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो इनको एक और काम दे दिया। पहला काम तो दिया कि भाई आप क्वालिटी या क्वांटिटी बताओ वर्ब का। फिर दूसरा काम दिया कि देखो अब क्वालिटी और क्वांटिटी आप बता ही रहे हो, तो क्यों ना लगे हाथ। हालांकि इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, तो ये पार्ट टाइम जॉब को तुम कर लो। पार्ट टाइम जॉब किसके लिए? तो आप एक काम करो, क्वालिटी या क्वांटिटी किसी दूसरे एडजेक्टिव की बता दो। अब ये क्या चीज़ है? कोई सुंदर है, ये उसकी क्वालिटी है, तो वो एडजेक्टिव है सुंदर। लेकिन कोई बहुत सुंदर है, तो वो इंसान बहुत नहीं है, बल्कि वो सुंदर बहुत है। तो उसकी क्वालिटी की हमने क्वांटिटी बढ़ा दी। ऐसे शब्द जो क्वालिटी की क्वांटिटी बढ़ा दे वो भी एडवर्ब ही होगा। फिर ग्रामेरियन इतने से नहीं रुके, उन्होंने थोड़ा बोला कि भाई थोड़ा तू एक काम कर, एक छोटा सा और काम है उसको भी तुम ही कर ले, वरना फिर से देशों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो तुम एक काम कर, इसको कुछ दूसरे एडवर्ब्स भी होंगे, यानी एडवर्ब्स मीन्स पहले से ही जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब की क्वालिटी या क्वांटिटी बता रहे होंगे, तुम एक काम करना उसका भी क्वालिटी और क्वांटिटी तुम बता दो। तो वो शब्द भी एडवर्ब होगा। यानी एक एडवर्ब किसी वर्ब की क्वालिटी क्वांटिटी, किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी क्वांटिटी या किसी एडवर्ब की क्वालिटी क्वांटिटी बता सकता है। नेक्स्ट हमारा है प्रेपोजिशन। देखो इसको भी हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रीपोजिशन, यानी ये पोजीशन बताने वाला शब्द है। प्री क्यों आया? प्री मतलब पहले, यानी जिसका भी पोजीशन बताएगा वो इसके पहले इस्तेमाल होगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, कैट अंडर द टेबल। अब ऐसा सुनते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर आ रहा होगा कि एक टेबल है जिसके नीचे कैट बैठी है। मैं बड़ा बुरा ड्राइंग करता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि समझ में बस आ जाए। देखो कैट अंडर द टेबल। अब आप जैसे ही अंडर को आप चेंज करोगे, कैट ऑन द टेबल, कैट बिहाइंड द टेबल, तो आप देखोगे कि कैट का पोजीशन चेंज हो रहा है। टेबल वही है पर कैट का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो किस शब्द के वजह से कैट का पोजीशन चेंज हुआ? तो जिन शब्दों के वजह से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है वो शब्द प्रेपोजिशन होगा। लेकिन ग्रामेरियन तो यहाँ कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने कहा भाई छोटा सा एक और काम है। उन्होंने कहा तुम एक काम और कर दे। जब तुझे किसी नाउन या प्रनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाए तो उस नाउन या प्रनाउन का वाक्य के बाकी शब्दों के साथ एक सार्थक, एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन हो, उनका एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन हो। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं
कि ये रिलेशन भी बनाने का काम करता है। किसका? तो जाहिर सी बात है, पोजीशन हम किसका बता सकते हैं, रिलेशन किसका बना सकते हैं? दो वस्तुओं का, दो व्यक्तियों का। और जो वस्तु, व्यक्ति या आइटम, थिंग हो, उसे हम नाउन कहते हैं। तो प्रेपोजिशन के लिए बहुत जरूरी है कि उसके साथ या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में नाउन जरूर होगा। नॉर्मली जब पोजीशन बताया जाता है तो दोनों ही साइड नाउन्स होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि आप किसी भी वस्तु का पोजीशन में नहीं बता सकते हो स्टैंड अलोन। जैसे ये पेन है, अब पेन को बताना हो कि ये कहाँ है, आप बताओ, कोशिश करके देख लो। आप देखोगे कि आप बिना दूसरे नाउन का इस्तेमाल किए आप इसका पोजीशन नहीं बता सकते हो। आप एटलीस्ट इतना तो कहोगे ना, हवा में है, तो हवा, पेन, हवा, दो वस्तुएं हो गई। आप कहोगे कि सर के हाथों में है, तो सर के हाथ और पेन दो वस्तुएं हो गई। जब भी आप पोजीशन किसी का बताते हो तो किसी के रिलेशन में बताते हो। जब भी आप पोजीशन बताते हो तो किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में बताते हो। आप स्टैंड अलोन किसी का पोजीशन नहीं बता सकते हो। तो इसलिए जब पोजीशन बताया जाता है तो इस प्रेपोजिशन के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं। और जब रिलेशन बनता है तो किसी एक तरफ होता है, और नॉर्मली ये प्रेपोजिशन के बाद होता है, और उसका रिश्ता वाक्य के बाकी शब्दों के साथ बना दिया जाता है ताकि वो मीनिंगफुली उनके साथ कनेक्ट हो सके। जैसे ही इज लुकिंग एट मी, तो भाई एट मी, ही इज लुकिंग पूरे फ्रेज का एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन मेरे साथ बनाया गया। ही इज लुकिंग एट मी। आप इस एट को हटा दो तो आप देखोगे कि ही इज लुकिंग मी। कहां से मीनिंग आ रहा है इसमें? आप जोड़ तोड़ के, हमारी समझने की शक्ति अच्छा खासा है तो हम उसे जोड़ तोड़ के समझ तो लेंगे ही। जैसे कोई बच्चा आके बोलता है नॉट आई गो स्कूल टुमारो, या जैसे भी टुमारो नॉट आई स्कूल गो, तो आप जोड़ तोड़ के समझ ही लेते हो कि यह कहना क्या चाहता है। आप उसको ये नहीं बोलते हो कि ग्रामर सीख के आओ फिर बनाओ फिर मैं समझूंगा। हम समझ लेते हैं, मगर ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ही इज लुकिंग मी, ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए ही इज लुकिंग एट मी कहना पड़ेगा। चलिए, तो वो मी का रिलेशन पूरे सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ किसने बनाया? तो एट ने बनाया। तो ऐसे शब्द प्रेपोजिशन कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कंजंक्शन। अब देखो यहां भी मैंने तोड़ने की कोशिश की है। कौन और जंक्शन? जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइंट, और कौन का मतलब होता है गो अलोंग या अलोंग विथ, या विथ आप सिंपल कह लो कि दो चीजों को साथ लाता है, दो चीजों को जोड़ता है। लेकिन देखो, जोड़ने का काम प्रेपोजिशन भी कर रहा है, जोड़ने का काम कंजंक्शन भी। मतलब बेसिक डिफरेंस इनमें यह है कि कंजंक्शन किन्हीं भी दो सिमिलर शब्दों को जोड़ सकता है, यानी दो वर्बों को जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ सकता है, दो एडवर्ब्स को जोड़ सकता है। वो किन्हीं भी दो सिमिलर शब्दों को जोड़ सकता है, जबकि प्रेपोजिशन सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को ही जोड़ सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो जब भी कोई दो सिमिलर शब्द किसी तीसरे शब्द से जुड़ते हों तो वो शब्द कंजंक्शन कहलाएगा। आमतौर पे देखोगे एंड, बट, और ऐसे कई शब्द हैं जिनकी चर्चा आगे के वीडियोस में मैं करूंगा। अभी फिलहाल के लिए जाने कि कंजंक्शन कैसे शब्द को कहते हैं। तो ये दो सिमिलर टाइप के शब्दों को जोड़ने वाला शब्द होता है। यानी इस शब्द के RHS और LHS में दो समान तरह के शब्द होंगे। नेक्स्ट आए इंटरजेक्शन। ना समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरजेक्शन, इन शब्दों का कोई खास मीनिंग होता नहीं है, बस कोई सडन फीलिंग आपके अंदर आई और उसको जिन भी तरीके से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो वो
और उस एक्सप्रेशन को आप जिन भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स से लिख पा रहे हो वो कॉम्बिनेशन इंटरजेक्शन में आएगा। जैसे आउच, उफ, OMG, तो ये बस इंटरजेक्शन है। ये बस आपने एक सडन फीलिंग, अब वो फीलिंग ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई अच्छी फीलिंग हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई दुख वाली फीलिंग हो, तो जो भी हो सडनली आपके अंदर से आया और बस आप उसको राइटिंग में किसी तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, या जब आप बोल रहे हो तो वो जो साउंड निकल कर आया वो साउंड इंटरजेक्शन से संबंध रखेगा। और इसके बारे में मैं आगे बहुत ज़्यादा डिस्कस करूंगा भी नहीं, क्योंकि ना ही स्पोकन और ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहीं भी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पर उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी इसको डिस्कस करूँगा, नई नई चीज़ें बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।